दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके मन में कौन सा सवाल आता है? सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है? एसआईपी की बेस्ट डेट कौन सी है? 10 रुपए वाला एनएफओ क्या सच में सस्ता है? ज़्यादा यूनिट मिले तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, या मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? सवाल अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी का कनेक्शन एक ही बात से है। सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन केवल रिटर्न देखकर नहीं, सही अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लिया जाता है। इसलिए क्वाम कैपिटल के इस खास 25वें वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े 25 सबसे जरूरी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में नए हैं, एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं, या पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कई कंसेप्ट्स को लेकर कंफ्यूजन में है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्वाम कैपिटल। मैं हूं लक्ष्मण सिंह, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ARN 350974। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी क्लैरिफिकेशन। ये वीडियो केवल जनरल इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम की रिकमेंडेशन या किसी रिटर्न का एश्योरेंस नहीं है। इसलिए क्वाम कैपिटल के इस खास 25वें वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े 25 सबसे जरूरी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में नए हैं, एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं, या पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कई कंसेप्ट्स को लेकर कंफ्यूजन में है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्वाम कैपिटल। मैं हूं लक्ष्मण सिंह, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ARN 350974। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी क्लैरिफिकेशन। ये वीडियो केवल जर्नल इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम की रिकमेंडेशन या किसी रिटर्न का एश्योरेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल, टाइम हॉरिजन, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखें। स्कीम का लेटेस्ट स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और अन्य स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, म्यूचुअल फंड वास्तव में क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक कॉमन पूल में कलेक्ट किया जाता है। स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार उस पैसे को इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या अन्य परमिटेड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। पोर्टफोलियो को प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम मैनेज करती है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्कीम की यूनिट्स अलॉट होती हैं। एक यूनिट की वैल्यू को NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के माध्यम में दिखाया जाता है। लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता। स्कीम की वैल्यू उसके अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट और मार्केट कंडीशंस के अनुसार ऊपर या नीचे हो सकती है। इसलिए पहला रूल याद रखिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है लेकिन रिटर्न गारंटीड नहीं होता। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है? सेविंग का मुख्य उद्देश्य पैसा सुरक्षित और जरूरत के समय एसेसिबल रखना होता है, जैसे इमरजेंसी एक्सपेंसेस, आने वाली स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टिंग का उद्देश्य आमतौर पर मीडियम और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन और इन्फ्लेशन के प्रभाव को मैनेज करने का प्रयास होता है। सेविंग में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन्वेस्टिंग में पोटेंशियल रिटर्न के साथ रिस्क और वोलेटिलिटी जुड़ी होती है। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टिंग को एक दूसरे का रिप्लेसमेंट मत समझिए। पहले शॉर्ट टर्म जरूरतों और इमरजेंसीज के लिए फाइनेंशियल कुशन बनाइए, उसके बाद अपने गोल्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में मुख्य अंतर क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट आमतौर पर डिपॉजिट के समय फिक्स हो जाता है और एप्लीकेबल रिटर्न्स के अनुसार मैच्योरिटी अमाउंट का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का रिटर्न मार्केट लिंक्ड होता है और पहले से तय और गारंटीड नहीं होता। दोनों का कंपैरिजन रिटर्न के आधार पर करना ठीक नहीं है। पर्पस, रिस्क, लिक्विडिटी, टैक्स ट्रीटमेंट और टाइम हॉरिजन को भी देखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में अलग कैटेगरीज और रिस्क लेवल होते हैं। कुछ इक्विटी ओरिएंटेड, कुछ डेट ओरिएंटेड, कुछ इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रखती है। इसलिए FD और म्यूचुअल फंड को कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स के लिए अवेलेबल ऑप्शंस की तरह समझिए। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या म्यूचुअल फंड केवल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है? नहीं, इक्विटी फंड्स मुख्य रूप से शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अन्य फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और गोल्ड रिलेटेड फंड्स जैसी कैटेगरीज भी अवेलेबल हो सकती है। इसलिए स्कीम का नाम देखकर डिसीजन मत लीजिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन, कैटेगरी, रिस्कोमीटर और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी समझिए। हर म्यूचुअल फंड का रिस्क एक जैसा नहीं होता और हर स्कीम हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, क्या म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न गारंटेड होता है? नहीं, म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड नहीं होता। इक्विटी मार्केट, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, कंपनी परफॉर्मेंस, क्रेडिट इवेंट्स, लिक्विडिटी कंडीशंस और ग्लोबल डेवलपमेंट स्कीम की वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस केवल पीरियड का रिकॉर्ड बताती है, वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती। इसलिए किसी एडवर्टाइजमेंट, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में हाई रिटर्न्स देखकर तुरंत इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। रिटर्न के समय रिस्क, वोलेटिलिटी, कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और सुटेबिलिटी को भी समझिए। हायर रिटर्न पोटेंशियल के साथ हायर रिस्क भी हो सकता है। चैप्टर 2, अब एसआईपी से जुड़े क्वेश्चन कॉमन सवालों पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का, एसआईपी क्या है, कैसे काम करती है? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। इसके माध्यम से एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी अपने आप में अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी है। हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल एनएवी के अनुसार यूनिट्स परचेज करती है। एनएवी कम होने पर अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स और एनएवी ज़्यादा होने पर कम यूनिट मिल सकती है, लेकिन यूनिट्स ज़्यादा अपने आप ज़्यादा रिटर्न की गारंटी नहीं है। एसआईपी रेगुलरिटी और डिसिप्लिन बनाने में मदद करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिस्क को समाप्त नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7, एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है? एसआईपी में पैसा रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट होता है, लमसम में बड़ी अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट की जाती है। दोनों में से कौन बेहतर है? इसका यूनिवर्सल आंसर नहीं है। ये कैश अवेलेबिलिटी, गोल, टाइम हॉरिजन, एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। रेगुलर मंथली इनकम और इन्वेस्टर के लिए एसआईपी डिसिप्लिन में मदद कर सकती है। लमसम इन्वेस्ट करने से पहले पूछिए, क्या इमरजेंसी फंड अलग है? क्या शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत पड़ सकती है? और क्या आप मार्केट वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं? लेकिन मार्केट टाइमिंग के अनुमान पर डिसीजन मत लीजिए। इन्वेस्टमेंट मेथड से पहले सूटेबिलिटी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, एसआईपी शुरू करने के लिए कितनी अमाउंट जरूरी है? बहुत बड़ी अमाउंट का इंतजार करके शुरुआत डिले करना जरूरी नहीं है। कई स्कीम्स में छोटी अमाउंट से एसआईपी शुरू की जा सकती है, लेकिन मिनिमम अमाउंट स्कीम और प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग हो सकती है। सही सवाल केवल मिनिमम एसआईपी का नहीं है, सही सवाल है आपका गोल क्या है, गोल तक कितना समय है, रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है और आप हर महीने सस्टेनेबली कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी एसआईपी डिसिप्लिन बनाने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन बड़े गोल के लिए मिनिमम एसआईपी पर्याप्त नहीं हो सकती। समय समय पर गोल कैलकुलेशन और एसआईपी का रिव्यू कीजिए। इनकम बढ़ने पर सस्टेनेबल स्टेप अप पर विचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, एसआईपी के लिए सबसे अच्छी डेट कौन सी होती है? ऐसी कोई यूनिवर्सल गारंटीड बेस्ट एसआईपी डेट नहीं होती जो हर महीने सबसे बेहतर रिटर्न दे। मार्केट फिक्स्ड कैलेंडर डेट के अनुसार नहीं चलता। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि ऐसी डेट चुनिए जब बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस आसानी से अवेलेबल हो, जैसे सैलरी क्रेडिट होने के कुछ दिनों बाद। इससे एसआईपी बाउंस होने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। एक महीने में कई एसआईपी डेट्स रखने से भी ऑटोमेटिकली बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती। डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट रेगुलर रहे, अमाउंट सस्टेनेबल रहे और स्कीम गोल तथा रिस्क
प्रोफाइल के अनुसार सूटेबल हो। क्वेश्चन नंबर 10, SIP कितने वर्षों तक चलानी चाहिए? SIP की ड्यूरेशन किसी फिक्स्ड नंबर से तय नहीं होती। 3 साल, 5 साल, 10 साल या गोल पूरा होने तक। इनमें से कोई एक आंसर हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। ड्यूरेशन आपके गोल, टाइम होरिजन, स्कीम, कैटेगरी और रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगी। शॉर्ट टर्म गोल के लिए हाई वोलेटिलिटी इक्विटी एलोकेशन सूटेबल नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म गोल में सूटेबल इक्विटी एलोकेशन ग्रोथ पोटेंशियल दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न की गारंटी फिर भी नहीं होती। लॉन्ग होरिजन रिस्क को खत्म नहीं करता, वो वोलेटिलिटी हैंडल करने के लिए ज्यादा समय दे सकता है। SIP को पैनिक में बंद मत कीजिए और बिना रिव्यू के हमेशा जारी भी मत रखिए। पीरियोडिक रिव्यू जरूरी है। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3, म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे समझें। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल गोल तय करना क्यों जरूरी है? क्लियर गोल के बिना सही अमाउंट, कैटेगरी और टाइम होरिजन तय करना मुश्किल हो जाता है। गोल्स चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, होम परचेज, वेल्थ क्रिएशन या दूसरे फ्यूचर नीड्स हो सकते हैं। हर गोल की टाइमलाइन, प्रायोरिटी, रिक्वायर्ड अमाउंट और रिस्क कैपेसिटी अलग हो सकती है। 2 साल बाद स्कूल एडमिशन के लिए चाहिए पैसा, 15 साल बाद रिटायरमेंट के लिए चाहिए पैसा। दोनों को एक जैसी रिस्क वाली स्कीम में रखना जरूरी नहीं है, इसलिए पहले गोल डिफाइन कीजिए। गोल, अमाउंट, टाइमलाइन समझिए, फिर सूटेबल एसेट्स एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी पर विचार कीजिए। स्कीम सिलेक्शन से पहले गोल क्लैरिटी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम होरिजन के अनुसार कैटेगरी कैसे समझें? टाइम होरिजन का मतलब है गोल तक कितना समय बचा है और पैसा कितने समय तक इन्वेस्ट रह सकता है। शॉर्ट टर्म गोल में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। लॉन्ग टर्म गोल में इन्वेस्टर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स पर विचार कर सकता है। लेकिन केवल ये कहना 5 साल से ज़्यादा हॉरिजन है इसलिए कोई भी इक्विटी फंड चुन लीजिए, सही अप्रोच नहीं है। लार्ज कैप ओरिएंटेड, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी अलग हो सकती है। टाइम हॉरिजन के साथ रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टॉलरेंस और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट भी देखिए। लॉन्ग हॉरिजन हेल्पफुल हो सकता है लेकिन लॉस की पॉसिबिलिटी को समाप्त नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13, रिस्कोमीटर कैसे पढ़ें? रिस्कोमीटर स्कीम के रिस्क लेवल को समझने का स्टैंडर्डाइज्ड इंडिकेटर है। ये रिस्क को लो से लेकर वेरी हाई तक अलग अलग लेवल्स में दिखाता है। हाई या वेरी हाई का मतलब स्कीम खराब नहीं होती है, इसका मतलब वोलेटिलिटी और लॉस का रिस्क अधिक हो सकता है। इन्वेस्टर को पूछना चाहिए, क्या मैं ऐसे फ्लक्चुएशन सह सकता हूँ या मार्केट गिरने पर पैनिक में रिडेम्पशन कर दूंगा? क्या मेरा गोल और टाइम होरिजन इस कैटेगरी के अनुरूप है? एक जरूरी बात, स्कीम का रिस्कोमीटर समय के साथ बदल सकता है, इसलिए लेटेस्ट अवेलेबल रिस्कोमीटर चेक कीजिए। रिस्कोमीटर स्कीम का रिस्क लेवल बताता है, लेकिन इन्वेस्टर सूटेबिलिटी के लिए अपना रिस्क प्रोफाइल भी समझना जरूरी है। सवाल नंबर 14, लो NAV और हाई NAV में कौन सस्ता होता है? मान लीजिए एक स्कीम का NAV 10 है और दूसरी का 100। क्या 10 वाली स्कीम 10 गुना सस्ती है? नहीं। म्यूचुअल फंड का NAV कंपनी के शेयर प्राइस की तरह वैल्यूएशन इंडिकेटर नहीं होता। NAV केवल स्कीम की एक यूनिट की नेट वैल्यू दिखाता है। रिटर्न अंडरलाइंग पोर्टफोलियो के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। हाई NAV एक कारण ये भी हो सकता है कि स्कीम लंबे समय से चल रही है और यूनिट वैल्यू समय के साथ बढ़ी है, इसलिए NAV देखकर स्कीम को चीप या एक्सपेंसिव मत समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, ज़्यादा यूनिट्स मिलने का मतलब ज़्यादा रिटर्न क्यों नहीं होता? मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, 10 रुपये NAV पर लगभग 1,000 यूनिट मिलेगी, 100 रुपये NAV पर लगभग 100 यूनिट मिलेगी। अब केवल कंसेप्ट समझने के लिए मान लेते हैं दोनों इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10% बढ़ती है, दोनों की वैल्यू लगभग 11,000 हो जाएगी। यूनिट्स की संख्या अलग थी लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट और परसेंटेज चेंज एक समान था। इसलिए ज़्यादा यूनिट्स को ज़्यादा रिटर्न मत समझिए। ये एग्जाम्पल केवल मैथमेटिक इलस्ट्रेशन है, ये किसी एक्चुअल स्कीम का रिटर्न फॉरकास्ट या एश्योरेंस नहीं है। एक्चुअल आउटकम कॉस्ट, टैक्सेस, मार्केट मूवमेंट और स्कीम परफॉर्मेंस के अनुसार अलग हो सकता है। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4
रिस्क और कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए? इसका कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल नंबर नहीं है। ज़्यादा फंड रखने का मतलब हमेशा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। अलग अलग नाम वाली स्कीम्स भी सिमिलर सिक्योरिटीज या मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे ओवरलैप हो सकता है। पोर्टफोलियो में हर स्कीम की क्लियर रोल होनी चाहिए। कोर एलोकेशन, ग्रोथ एलोकेशन, स्टेबिलिटी और एलोकेशन या किसी स्पेसिफिक गोल की नीड। नया फंड जोड़ने से पहले पूछिए, क्या ये पोर्टफोलियो में कोई ज़रूरी रोल जोड़ रहा है या केवल रिसेंट रिटर्न देखकर स्कीम कलेक्ट कर रहा हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब फंड्स की गिनती बढ़ाना नहीं है, रिस्क को थॉटफुली स्प्रेड करना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या पिछले साल का टॉप परफॉर्मिंग फंड चुनना चाहिए? किसी फंड का पिछले एक साल में टॉप परफॉर्मर होना फ्यूचर में भी टॉप परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होता। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स किसी स्पेसिफिक मार्केट साइकिल, सेक्टर एक्सपोजर या इन्वेस्टमेंट स्टाइल के कारण दिखाई दे सकता है। मार्केट साइकिल बदलने पर वही स्ट्रेटेजी अंडर परफॉर्म भी कर सकती है। स्कीम इवैल्यूएट करते समय केवल 1 ईयर रिटर्न मत देखिए। कैटेगरी, स्ट्रेटेजी, रिस्क, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन और अलग अलग मार्केट पीरियड्स में बिहेवियर समझिए। सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या स्कीम आपके गोल, टाइम हॉरिजन, रिस्क प्रोफाइल के लिए सूटेबल है? पास्ट परफॉर्मेंस यूजफुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो डिसीजन का सिंगल बेसिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्या स्मॉल कैप फंड हर इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है? नहीं। स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी काफ़ी अधिक हो सकती है। मार्केट करेक्शन में बड़ी टेम्परेरी गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर इन्वेस्टर पैनिक में रिडेम्पशन कर देता है तो लॉस परमानेंट हो सकता है। स्मॉल कैप एक्सपोजर से पहले देखिए, लॉन्ग टर्म गोल है या नहीं, इमरजेंसी फंड अवेलेबल है या नहीं, टोटल इक्विटी एक्सपोजर कितना है, और क्या आप बड़ी टेम्परेरी गिरावट फाइनेंशियली तथा इमोशनली सह सकते हैं। हायर रिटर्न पोटेंशियल के साथ हाई रिस्क जुड़ा हो सकता है, इसलिए केवल रिसेंट रिटर्न देखकर स्मॉल कैप स्कीम मत चुनिए। क्वेश्चन नंबर 19, मार्केट गिरने से पहले एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद करना या हर स्थिति में एसआईपी जारी रखना दोनों ऑटोमेटिक डिसीजन सही नहीं है। एसआईपी स्टॉप या पॉज करने से फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स प्रभावित होती हैं। पहले से परचेज यूनिट्स अपने आप रिडीम नहीं होती। अगर गोल लॉन्ग टर्म है, इमरजेंसी फंड्स अवेलेबल हैं, एसआईपी अफोर्डेबल है और स्कीम सुटेबल है, तो केवल शॉर्ट टर्म फॉल के कारण पैनिक डिसीजन जरूरी नहीं हो सकता। लेकिन इनकम इफेक्ट हो रही हो, कैश फ्लो टाइट हो या इमरजेंसी आ जाए तो प्रायोरिटीज रिव्यू करना जरूरी है। पॉज फैसिलिटी, कंडीशंस एएमसी या प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग हो सकती है। डिसीजन मार्केट फियर से नहीं, गोल और एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इमरजेंसी फंड के बिना इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की क्यों हो सकता है? मान लीजिए आपकी पूरी अवेलेबल सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। कुछ महीनों बाद इमरजेंसी आ गई और उसी समय मार्केट नीचे है। अब आपको लॉस के समय रिडेम्पशन करना पड़ सकता है। इमरजेंसी फंड ऐसी मजबूरी को कम करने में मदद करता है। उसका पर्पस हाई रिटर्न कमाना नहीं होता, उसका पर्पस लिक्विडिटी और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है। इमरजेंसी फंड की अमाउंट हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। ये जॉब स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंश्योरेंस कवरेज, एसेंशियल एक्सपेंसेस और इनकम सोर्स पर डिपेंड करेगी। पहले फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत कीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग पर विचार कीजिए। चैप्टर 5, रिटर्न्स रिव्यू एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 21, XIRR क्या बताता है? एसआईपी में हर इंस्टॉलमेंट अलग डेट पर इन्वेस्ट होती है, इसलिए सिंपल परसेंटेज रिटर्न कंप्लीट पिक्चर नहीं देता है। XIRR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग डेट्स के कैश फ्लो और करंट या रिडेम्पशन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए एनुअलाइज्ड मनी वेटेड रिटर्न कैलकुलेट करता है। लेकिन XIRR को अकेले मत समझिए। शॉर्ट टर्म होल्डिंग पीरियड में XIRR बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। साथ में देखिए इन्वेस्टमेंट कब शुरू हुई, कितनी इंस्टॉलमेंट हुई, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, करंट वैल्यू क्या है और गोल तक कितना टाइम बाकी है। XIRR हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बताता है, ये फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 22, फंड्स का बड़ा AUM अच्छा होता है या खराब? AUM का फुल फॉर्म है असेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये बताता है स्कीम के अंडर कुल कितनी असेट्स मैनेज की जा रही है। बड़ा AUM केवल स्कीम्स का असेट साइज दिखाता है, ये क्वालिटी सर्टिफिकेट या फ्यूचर परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है। इसलिए इसी तरह छोटा AUM होने पर स्कीम ऑटोमेटिकली खराब नहीं होती। AUM का रेलेवेंस कैटेगरी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार अलग हो सकता है। AUM के साथ कैटेगरी, पोर्टफोलियो, लिक्विडिटी, कंसंट्रेशन, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, एक्सपेंस रेशियो और रिस्क लेवल देखिए। AUM एक डाटा पॉइंट है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेप अप SIP कब करनी चाहिए? स्टेप अप SIP का मतलब SIP अमाउंट को समय के साथ बढ़ाना है। जैसे 5,000 की मंथली SIP को बाद में 5,500 या 6,000 करना। इनकम बढ़ने के साथ SIP बढ़ाने से गोल के लिए अधिक अमाउंट एक्युमुलेट करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्टेप अप अफोर्डेबल और सस्टेनेबल होना चाहिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन्स, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स और इनकम स्टेबिलिटी देखिए। अगर इनकम बढ़ी है लेकिन एक्सपेंस या लायबिलिटी उससे ज़्यादा बढ़ी है तो एग्रेसिव स्टेप अप प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। स्टेप अप SIP का उद्देश्य फाइनेंशियल प्रेशर बनाना नहीं, इनकम ग्रोथ का सुटेबल हिस्सा फ्यूचर गोल्स की तरफ रिडायरेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 24, पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब फंड स्विचिंग क्यों नहीं है? पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब हर साल पुराने फंड बेचकर नया फंड खरीदना नहीं है। रिव्यू में देखिए गोल बदला या नहीं, गोल तक कितना टाइम बाकी है, असेट एलोकेशन सुटेबल है या नहीं, पोर्टफोलियो में ओवरलैप तो नहीं है, रिस्क एक्सपोजर आपकी कैपेसिटी के अनुसार है या नहीं, SIP अमाउंट सफिशिएंट और सस्टेनेबल है या नहीं, और चेंज के पीछे क्लियर रीजन है या केवल रिसेंट रिटर्न्स। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक एग्जिट रीजन नहीं है। स्विच से पहले एप्लीकेबल एग्जिट लोड, टैक्स इम्प्लीकेशंस, पोर्टफोलियो इम्पैक्ट और रिप्लेसमेंट ऑप्शन की सुटेबिलिटी समझिए। कभी कभी सही रिव्यू डिसीजन कोई चेंज ना करना भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्या 10 वाला NFO वास्तव में सस्ता होता है? NFO का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। नई म्यूचुअल फंड स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए खुलती हैं तो ऑफर प्राइस आमतौर पर 10 रुपये यूनिट हो सकता है, लेकिन 10 रुपये का मतलब स्कीम सस्ती नहीं है। NFO 10 से शुरू होता है क्योंकि स्कीम नई है। एग्जिस्टिंग स्कीम का NAV ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो पहले से चल रही है। फ्यूचर रिटर्न अंडरलाइंग पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। NFO पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कैटेगरी, एसेट एलोकेशन, रिस्कोमीटर, स्ट्रेटेजी, कॉस्ट और पोर्टफोलियो नीड को समझिए। नई स्कीम होने के कारण उसका अपना हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता, इसलिए केवल 10 रुपये देखकर NFO मत चुनिए। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर एक्शन प्लान, हमने जो 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, इनका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की शुरुआत स्कीम के नाम से नहीं, गोल क्लैरिटी से होती है। अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स और इमरजेंसी लिक्विडिटी समझिए, गोल की टाइमलाइन तय कीजिए, रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टॉलरेंस समझिए, स्कीम का कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन और लेटेस्ट रिस्कोमीटर पढ़िए। केवल पास रिटर्न्स, लो NAV, ज़्यादा यूनिट्स, टॉप रैंकिंग या सोशल मीडिया डिस्कशन देखकर डिसीजन मत लीजिए। SIP को सस्टेनेबल रखिए, पोर्टफोलियो में केवल उतनी स्कीम रखिए जिनकी रोल आप समझते हैं, और पोर्टफोलियो रिव्यू को फ्रीक्वेंटली स्विचिंग में मत बदलिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में कोई यूनिवर्सल बेस्ट स्कीम, परफेक्ट SIP डेट, गारंटेड रिटर्न या वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क है क्लियर गोल्स, सुटेबल एसेट एलोकेशन, रेगुलर और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, पीरियोडिक रिव्यूज और डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। अगर इन 25 सवालों में से किसी एक जवाब ने भी आपकी कंफ्यूजन कम की हो तो इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड या SIP को समझना चाहता है। कमेंट सेक्शन में बताइए इन 25 सवालों में से कौन सा सवाल आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहा। म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टर अवेयरनेस से जुड़े
और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए क्वाम कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ARN 350974। आप देख रहे थे क्वाम कैपिटल। थैंक यू।